जय हिंद साथियों। और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि मस्त और ज़बरदस्त होंगे आप सभी लोग, और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। और आप सब ने जो है पहला चैप्टर जो हमने पढ़ाया था जीव जगत, उसे बहुत अच्छे से देखा, बहुत लोगों ने देखा उसको। और बच्चों की डिमांड थी कि सर अब जो है नेक्स्ट लेक्चर जल्दी से डाल दीजिए। तो 2-4 दिन तो लेट हो गया, लेकिन फिर भी आज आपके लिए जो है अवेलेबल करा दिया हूँ। तो बेटा, आज मैं आपसे जो है बात किस चीज पे करूंगा और किस तरह से और कितना करनी है उसकी बात थोड़ा सा कर लेते हैं। तो आज मैं स्पेशली उन बच्चों के लिए जो बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, जिनका सपना है कि 2026 में एंट्रेंस एग्जाम को हमको देना है और निकाल करके गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंचना है। तो उन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं। ये क्लास स्पेशली नर्सिंग बेस्ड है और नर्सिंग के बच्चों के लिए ही है। तो क्लास 11th का जो बायोलॉजी है, उसका हमारा चैप्टर नंबर 2, और चैप्टर का नाम आप देख ही रहे हैं, जीव जगत का वर्गीकरण। तो हम इसी चैप्टर के बारे में आपसे बात करेंगे। आपको जान के ये हैरानी होगी या काफी अच्छा भी लग सकता है कि जो हमने आपको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया है, चैप्टर नंबर 1 में जो चीजें हमने आपको पढ़ाई, उससे मिलती जुलती चीजें हम चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि यदि आप चैप्टर नंबर 1 को नहीं पढ़े हैं, तो कोशिश करिए कि पहले आप चैप्टर 1 पढ़ें, फिर चैप्टर 2 पर आएं। क्योंकि अगर आप पहला पढ़ करके दूसरे पे पढ़ेंगे तो मेरा मानना है कि आप 100% चीज़ों को समझने में शायद सक्षम हो पाए, जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा हो सकता है आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए कोशिश करूंगा कि सरल से सरल शब्दों में आपको पूरी बात समझा दूं, बहुत ही इजी वे में। तो ये चैप्टर रहा, ये हमारी बातें रहीं। लगभग 1 से 2 घंटे का समय लगेगा इस चैप्टर को हम लोगों को कंप्लीट करने में, और हम लोग जो है कर भी लेंगे। तो शुरू करें। यहाँ पे बेटा जो है जीव जगत, पहला चैप्टर हमने क्या पढ़ाया था, जीव जगत। अब यहाँ पे क्या पढ़ना है, जीव जगत का वर्गीकरण। इसका मतलब कि जो जीव जगत है उसी का अगला पार्ट ये एक चैप्टर है। जीव जगत हमने पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे जीव जगत का वर्गीकरण। तो जो जीवों का वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में हम आपसे बात इस चैप्टर में करेंगे। तो सबसे पहला एक सवाल आता है मन में कि भाई वर्गीकरण किसे कहेंगे, क्लासिफिकेशन क्या है। ये एक जो है पहला सवाल आता है, और मैंने इस सवाल को जो है पहले लिया इसलिए कि आपको यहां से एक आधार बना के मैं आगे अपनी बात लेके चलूं। तो जीव जगत का वर्गीकरण, जीव जगत क्या है ये तो हमने पहले चैप्टर में पढ़ लिया। वर्गीकरण क्या है ये यहां से पढ़ना है। तो पहले मैं आपको समझाता हूं कि वर्गीकरण क्या है। अब आप देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है, जीवों की सभी जातियों को, सभी जाति का मतलब जितनी जातियां हमने खोज रखी हैं उतनी की बात कर रहे हैं। तो हमने कितनी जातियां खोज रखी हैं, हमने पहले चैप्टर में बताया था बेटा 17 से लेकर के 18 लाख तक जो है हमने जीवों को क्या कर रखा है, खोज रखा है। ये जातियों की बात कर रहा हूं मैं, इतनी जातियां जो है हमने लगभग खोज रखी है, 17 से लेकर के 18 लाख हमने जातियां क्या की हैं, खोजी हैं। तो कह रहा है कि जीव के सभी जातियों को उनके सम तथा विषम लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूह या वर्गों में रखना ही वर्गीकरण कहलाता है। सीधी सी बात मेरी सुनिए, संसार के सभी जीवों को उनके लक्षणों के आधार पर छोटे बड़े समूह में बांटना ही वर्गीकरण है, बात खत्म। ठीक, इतनी बात हम लोगों ने समझा कैसा होता है। अब दूसरा सवाल आपके सामने आता है कि यार जो वर्गीकरण है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की आवश्यकता हमें जो है
क्यों पड़ी? ये एक अपने आप में सवाल है। और यहीं से एक सवाल और आता है मन में कि वर्गीकरण जो है कब से कर रहे हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी शुरू शुरू में आपसे कुछ बातें बताती है कि मनुष्य जो है वर्गीकरण कब से कर रहा है और क्यों कर रहा है। ये दो सवाल का जवाब आपको जो है पहले पेज पे एनसीईआरटी ने बाकायदे लिख रखा है। तो वर्गीकरण की आवश्यकता तो मैंने यहां पे लिख रखा है। मैं आपको पहले समझाता हूं कि हमें जो है वर्गीकरण की आवश्यकता जो है क्यों पड़ी और कब से हम लोग कर रहे हैं। तो आपको पता होगा कि जब से मानव समाज विकसित हुआ, या कह सकते हैं कि जब से सभ्यता विकसित हुई, तब से जो है मनुष्य वर्गीकरण करने की कोशिश कर रहा है और आज भी कोशिश ही चल रही है। पर सवाल ये आता है कि अगर मैं आज से मान के लेके चलूं कि चलिए आज से चलते हैं 10,000 वर्ष पहले। ऐसा माना जाता है विज्ञान की दुनिया में कि लगभग 10,000 साल पहले सभ्यताएं विकसित होना प्रारंभ हो चुकी थीं। तो हम लोग 10,000 साल पहले जो है मान के आगे बढ़ रहे हैं कि चलिए आज से हम 10,000 साल पीछे चलते हैं। ठीक है। तो उस दौर का जो मनुष्य था इस पृथ्वी पे, वो वर्गीकरण किस आधार पे किया? तो जो उसका वर्गीकरण करने का तरीका था ना, वो वैज्ञानिक तरीका नहीं था। प्रारंभिक काल के जो मनुष्य थे उन्होंने जब वर्गीकरण करने की कोशिश किया तो उनका तरीका जो है वैज्ञानिक नहीं था। उनका तरीका जो है आवश्यकता के आधार पर था। मतलब इन्होंने जो है क्या कहा कि जो इनके काम की चीज है उन्हें इन्होंने आवश्यक पदार्थ की कैटेगरी में रख दिया। क्या कहा? आवश्यक पदार्थ। इनको लगा कि कोई ऐसी भी चीज है जो हमारे काम का नहीं है, तो इन्होंने कहा कि अनावश्यक है। पदार्थ इस तरह से वर्गीकरण किया। एक नया भी पैमाना दिया कुछ लोगों ने। सुनना ध्यान से। कुछ लोगों ने कहा कि भोजन के आधार पर बांट देते हैं। ठीक है। क्या कहा भाई जो है, कुछ लोगों ने क्या कहा कि भैया भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ की कैटेगरी में बांट दिया कि मतलब वह पदार्थ जिसका हम भोजन कर सकते हैं। तो जिसका हम भोजन कर सकते हैं तो इनडायरेक्टली तो बतिया हो गया कि वो आवश्यक वाला है। यही है ना, आवश्यक के आधार पे है। तो कहने का अर्थ यह है कि शुरू शुरू में जो मनुष्य था वो चीजों को बांटने की कोशिश कर रहा था और उसने बांटा भी, और बांटने का मुख्य आधार क्या बनाया? आवश्यकता। जिस जिस चीजों को उसे आवश्यक लगा उसको कहा भैया ये सब आवश्यक वस्तुएं हैं। जो नहीं लगा उसे कहा कि वो अनावश्यक हैं, वो मेरे काम की जो चीजें नहीं है। एनसीईआरटी ने लिखा है वस्त्र, आवास और भोजन के आधार पे बांटा। वस्त्र, आवास और भोजन के आवास पे जो है आधार पे इन्होंने बांटा। तो ये बात भी बेटा जो है सही है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वस्त्र जो होता है, सुनना ध्यान से, वस्त्र जो है, भोजन जो है, और उसी में जो है आवास। वस्त्र, भोजन, आवास, ये सारी चीजें तो आवश्यक कैटेगरी में है। वस्त्र भी हमको चाहिए, भोजन भी हमको चाहिए, और हमको आवास भी चाहिए। तो मैंने जो यहाँ पे आपको सबसे सरल तरीका दो शब्द बताया वो सारी चीजों का बेटा जो है सार है, निष्कर्ष है। तो शुरू शुरू में मनुष्य ने जो है इस तरह से चीजों को करने की कोशिश की। तो कहने का अर्थ यह है कि भैया वर्गीकरण कोई नई चीज नहीं है। मनुष्य जिस दौर में सभ्यता को विकसित कर रहा था उस दौर से जो है लेकर के आज तक जो है वर्गीकरण जारी है। बस अंतर है कि
सभ्यता जब विकसित हो रही थी उस दौर के लोगों ने जब वर्गीकरण किया तो उनका एक पैमाना अलग था। आज के दौर के जो लोग वर्गीकरण कर रहे हैं उसका पैमाना अलग है। क्लियर? तो जो आजकल के वैज्ञानिक हैं, मतलब कि वर्तमान वैज्ञानिकों ने जो वर्गीकरण किया तो उन्होंने वर्गीकरण करने का कुछ रीजन दिया कि भाई आप वर्गीकरण कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप वर्गीकरण कर क्यों रहे हैं। जब ये पूछा गया वैज्ञानिकों से कि आप वर्गीकरण कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हो गए कुछ फेमस वैज्ञानिक का नाम बताता हूं मैं आपको। एक तो बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिनका नाम है कैरोलस लिनियस, मैं आगे आपको बताऊंगा। उसी के साथ में एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम है एरिस्टोटल, अरस्तु। एक भारतीय आचार्य का नाम भी आता है जिनका नाम है आचार्य चरक। और अरस्तु के जो शिष्य हैं जिनका नाम है थियोफ्रेस्टस, ये आर.एच. व्हिटेकर, ये सब ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने वर्गीकरण के क्षेत्र में अपना योगदान दिया और इसी चीज के लिए जो है जाने जाते हैं। तो जब इनके सबके सामने ये चीजें आई कि भाई आप सब वर्गीकरण कर रहे हैं, वैज्ञानिक पद्धति के आधार पे कर रहे हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वर्गीकरण कर रहे हैं, तो आप वर्गीकरण कर क्यों रहे हैं, ये सवाल पूछा गया। तो उन्होंने कुछ चीजें बताई कि देखिए भाई, हमने वर्गीकरण इसलिए किया क्योंकि हमें अध्ययन की सुविधा होती है। इस संसार में इतने ज्यादा जीव हैं, इन सभी जीवों को अगर आप अध्ययन करना चाहते हैं, इन सभी जीवों को अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप बगैर क्लासिफिकेशन किए सभी के बारे में अध्ययन नहीं कर सकते हैं आसानी से। तो इसलिए हमने वर्गीकरण किया। एक इनका ये आंसर आया। दूसरा आया कि हमें वर्गीकरण से जीव विकास के क्रम का ज्ञान होता है, मतलब कि ए के बाद ही जो है बी आता है, बी के बाद सी आता है, फिर डी आता है, फिर ई आता है, ये एक क्रम है। तो जब वर्गीकरण किया गया तो हमें यह पता चला कि कौन सा जीव पहले आया था, कौन सा जीव बाद में आया, किस जीव की उत्पत्ति किस जीव से पहले हुई थी, इसका भी हमको ज्ञान हुआ। तो आप कह सकते हैं कि जीव विकास के क्रम का ज्ञान हुआ हमें। दूसरा एक चीज पता चला कि अनुकूलन का ज्ञान, एडॉप्टेशन का नॉलेज होता है हम लोगों को, कि जीवों के अंदर जो है अनुकूलन की जो है क्षमता पाई जाती है, इसके बारे में भी हमको ज्ञान मिला। ठीक है, इसके बाद देखिए एक आता है जिसे आप कहते हैं जाति वृत्तीय का ज्ञान। जाति वृत्ति का ज्ञान हुआ कि किस जीव के कौन से पूर्वज थे, किस जीव के कौन पूर्वज, जैसे आज आप कहते हैं ना कि मनुष्य का पूर्वज बंदर था, किस बेस पे आप कहते हैं बात, जाति वृत्ति ज्ञान के आधार पे कहते हैं। इसके आगे अगर देखिए तो नए पादप की खोज यहाँ पे लिखा हुआ है, हालांकि यहाँ पे जो है नए जीव की खोज रहता तो ज्यादा सही रहता, क्योंकि सिर्फ नए पादप की थोड़ी ना खोज होती है, जीव जंत सबका होता है। तो हमें नए जीवों की खोज करने में मिलती है आसानी, इसलिए हमने जो है क्या किया, वर्गीकरण किया। शायद यहां तक बात आपको बहुत बारीकी से और बहुत अच्छे से चीजों को समझ में आप समझ पाए होंगे। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़े। अब सवाल आता है आपसे ये कि भाई चलो ठीक है, हमने वर्गीकरण क्या है ये जान लिया, वर्गीकरण पहले के लोग कैसे कर रहे थे ये भी जान लिए, आजकल के लोगों ने वर्गीकरण किस आधार पे किया यह भी जाना, वर्गीकरण क्यों कर रहे हैं ये भी जाना। लेकिन अगर साइड बुक में बात करें, साइड बुक में बेटा एनसीईआरटी ने बहुत थोड़ा सा दे करके इस चीज को स्किप करने की कोशिश किया है, लेकिन मैंने इस चीज को अच्छे से लेकर के यहाँ पे बताने की कोशिश किया है, क्योंकि यहाँ से जो है नर्सिंग में कई सवाल पूछे गए हैं, इसलिए इसके ऊपर डिस्कस करना जरूरी होता है। चले, तो पहला सवाल आता है एक कि वर्गीकरण का इतिहास क्या है, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। ये तो हमने समझा दिया कि मानव की सभ्यता जब विकसित हो रही थी तब से वर्गीकरण चल रहा है, लेकिन उस वर्गीकरण का हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। एविडेंस कहां से मिलना चालू होता है वर्गीकरण का, तो
उसको हम इतिहास के रूप में पढ़ते हैं कि इस तरह से ऐसी चीजें जो है चली थी दुनिया के सामने। अगर मैं एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति की बात करूं जिनका नाम देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है, चरक। चरक जो है एक भारतीय ऋषि के रूप में जाने जाते हैं, या आप जिसे कह सकते हैं कि भारतीय आचार्य के रूप में जाने जाते हैं। जैसे आचार्य चाणक्य हैं, वैसे ही आचार्य चरक हैं। क्या है? आचार्य चरक हैं। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, और इस पुस्तक के अंदर, इस पुस्तक का नाम पहले देखिए क्या है। इनके द्वारा जो है एक पुस्तक लिखी गई, और उस पुस्तक का नाम रखा गया बेटा जो है चरक संहिता। ये भारतीय व्यक्ति हैं, चरक जो है भारत के व्यक्ति हैं, और सबसे पहले इन्होंने किया। अरस्तु से भी पहले किए थे, लेकिन इनके नाम पे दर्ज नहीं हो पाई चीजें। हालांकि हम लोग अपने इतिहास में इनको जो है पढ़ते हुए आगे चलते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो है सबसे पहले किसने वर्गीकरण किया, तो उसमें साला ऑप्शन में चरक नहीं रहता है, उसमें अरस्तु रहता है। तो अरस्तु की जो चीजें हैं वो ऑफिशियली दर्ज की गई कि अरस्तु ने ऐसा ऐसा जो है किया था। चरक की चीजें जो है सही से दर्ज नहीं हो पाई, सही से पेटेंट नहीं हो पाई, तो वो बहुत पीछे रह गए व्यक्ति। इतिहास में तो पढ़ते हैं, लेकिन और कहीं जो है मतलब इनको ऑफिशियली नहीं माना जाता है। कहने का अर्थ ये है। तो चरक भाई साहब ने जो है किताब लिखा चरक संहिता। इसमें इन्होंने जो है लगभग 200 जंतुओं के बारे में इन्होंने वर्गीकरण किया, और उसी के साथ में आप कह सकते हैं 340 पौधों का वर्गीकरण किया। खास तौर से एक चीज को ध्यान दीजिएगा, ये चरक हो गए, अरस्तु हो गए, ये सब एक ऐसे वैज्ञानिक है जिनके टाइम पे वर्गीकरण सिर्फ दो हिस्सों में हो रहा है। जंतु और पादप को लेकर झगड़ा चल रहा है कि पौधों को ऐसे कर दो, जंतुओं को ऐसे कर दो। अभी इनको बैक्टीरिया के बारे में नहीं पता है, इनको प्रोटोजोआ के बारे में नहीं पता है, इनको जो है वायरस के बारे में नहीं पता है, ये कवक को भी लेकर के टेंशन नहीं है। ये अभी जंतु और पौधे में अटके हुए हैं, लेकिन आज हम लोग बहुत बारीकी से बहुत आगे तक निकल चुके हैं। तो चरक की रही ये कहानी, और फिर जो है इस कहानी में एक दूसरे व्यक्ति का जो है जिक्र होता है, जिसका नाम है बेटा अरस्तु। अरस्तु का जन्म जो है ग्रीक में हुआ, और यह व्यक्ति लगभग जो है तीसरी चौथी शताब्दी का जो है ये व्यक्ति है। तो आप मान लीजिएगा जो है तीसरा और जो है चौथा शताब्दी का जो है यह व्यक्ति है, और इसने जंतुओं के बारे में और जीव के बारे में बहुत गहन अध्ययन किया, और इसने एक किताब लिखी जिस किताब का जिक्र होता है बार बार सवालों में। चलिए, तो इसने किताब लिखा था हिस्टोरिया एनिमेलियम। क्या किताब लिखी भाई? जो है हिस्टोरिया एनिमेलियम, इसने जो है पुस्तक लिखी, और इस पुस्तक में इसने जो है जीव का वर्गीकरण किया। जीवों का जो है इसने वर्गीकरण किया, और किस बेस पे किया वो चीजें मैंने यहां पे लिख रखा है। अरस्तु ने जो है जंतु का वर्गीकरण करने की कोशिश किया, तो उसने पहला क्या बनाया कि जंतु का जो है वर्गीकरण करेंगे ब्लड के रंग के आधार पे। ब्लड के रंग के आधार पे इसने जो है ये वर्गीकरण करने की जो है कोशिश किया, रंग के आधार पर। इसने जो है दो वर्ग बनाया, सभी संसार के सभी जंतुओं को इसने जो है दो वर्ग में बांट दिया। एक को कहा इसने जो है ए नेइमा, और दूसरे को इसने कहा जो है ई नेइमा। अब सवाल आता है कि ए नेइमा क्या है और ई नेइमा क्या है। जो ए नेइमा कैटेगरी बनाया इसने, इसने कहा कि इसके अंदर भाई जो है ब्लड लाल नहीं है। क्या इसने कह दिया भाई? जो है इसके जो रुधिर हैं कैसे हैं? लाल रंग के नहीं है। तो इसने जो है ये वाला नियम बना दिया। तो ए नेइमा कैटेगरी में किस जंतुओं को रखा? जिसके ब्लड, बेटा जो है सुनना ध्यान से, जिसके ब्लड रेड नहीं है। तो इसके लिए हम शॉर्ट में लिख देते हैं ऐसे, इसमें ब्लड बेटा जो है रेड नहीं है, इसमें जो है ब्लड बेटा जो है रेड
है। ऐसा इसने जो है वर्गीकरण बनाया कि जिन जीवों के अंदर जो है लाल रुधिर है वो ए नेइमा है, जिनके अंदर लाल रुधिर नहीं है वो ई नेइमा में है। आज की अगर हम शब्दावली की बात करें तो जैसे आप मोलस्का देख रहे हैं, संग मोलस्का हो गया और जो है आर्थ्रोपोडा हो गया, इनके जो जीव हैं मोलस्का कैटेगरी के, आर्थ्रोपोडा कैटेगरी के, उनके बेटा जो है ब्लड रेड नहीं होते हैं, तो सब किस कैटेगरी में चले जाएंगे? ए नीमा कैटेगरी में चले जाएंगे। तो हम कह सकते हैं मोलस्का हो गया प्लस जो बेटा जो है आर्थ्रोपोडा, ये ऐसे जीव हैं जो रेड ब्लड वाले नहीं हैं, इनको छोड़ के बाकी सब आ गए किसमें? ई नीमा में आ गए। इन्होंने जंतु का वर्गीकरण ब्लड के कलर के आधार पर करने की कोशिश किया भी। इन्होंने फिर दूसरा तरीका लगाया कि एक काम करो, एक पैमाना ये भी सही है, दूसरा पैमाना इन्होंने दिमाग लगाया कि जंतु का वर्गीकरण एक दूसरे तरह से भी कर सकते हैं। और वो तरह क्या इन्होंने बताया? इन्होंने कहा कि देखो भाई, जंतु दो तरह के होते हैं, एक वो जो बेटा अंडे देते हैं और एक वो जो बच्चे देते हैं। तो बच्चे देने वाले को इन्होंने क्या कहा? जरायुज, और जो अंडे देते हैं उनको इन्होंने क्या कहा? अंडयुज। तो यह भी एक पैमाना था अरस्तु का जीवों के वर्गीकरण करने का। तो दो तरह से इन्होंने वर्गीकरण कर दिया जंतुओं का। हालांकि ये सब फालतू है, सब बकवास है, सब आगे चल के कैंसिल हो गया, आज ये सब नहीं माना जाता है, लेकिन अब जानना जरूरी है कि भाई शुरुआत कैसे हुआ था, कैसे हुआ। अब इसके बाद इन्होंने जो है तीसरा दिमाग लगाया, इस आदमी ने कहा कि चलो अब पौधों का जो है वर्गीकरण करेंगे। जंतु का तो इसने कर ही दिया, पौधों का करते हैं। तो अरस्तु ने क्या किया कि संसार के सभी पौधों को 3 हिस्सों में बांटने की कोशिश की। जितने भी पादप थे सभी पादप को बेटा जो है इसने 3 हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, एक इसने कहा वृक्ष, दूसरा झाड़ी और तीसरा इसने जो है शाक कहा। अब आप कहेंगे सर वृक्ष, झाड़ी, शाक ये सब क्या चीज है? तो वृक्ष में बेटा जो है जितने बड़े पौधे थे उसको इसने रख दिया, और झाड़ी में इसने जो है सभी नॉर्मल वालों को रखा, जिनकी हाइट बहुत बड़ी नहीं है ना बहुत छोटी है। पर शाक में इन्होंने जो है स्मॉल वालों को रखा, एकदम छोटे वाले को रख दिया। तो इस तरह से इसने जो है पौधों का वर्गीकरण किया। ये हुआ कि चलो भाई ठीक है, तुम्हारी बात मान लेते हैं, अब भाई तुम दादागिरी कर रहे हो तो क्या करें। तो ये बात बेटा आपको शायद समझ में आया होगा। चरक अरस्तु की कहानी इसने इस तरह से किया। फिर इस पूरी कहानी के चलने के बाद चलते 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 एक व्यक्ति जो है आता है जिसका नाम था कैरोलस लिनियस। सोचो, ये 3री शताब्दी 4थी शताब्दी की कहानी बता रहा हूं मैं तुम्हें अरस्तु की। उसके बाद जो है पैदा होता है 17वीं 18वीं शताब्दी में। अच्छा, अरस्तु की जो कहानी है बेटा ये बीसी में है, यहां पे मैंने लिखना भूल गया था मैं। ये बेटा जो है शताब्दी जो है बीसी में है। बीसी मतलब समझते हैं कि नहीं? ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के पहले ये सब कहानी हो रही है। ईसा मसीह के पैदा होने की जो है पहले की पूरी कहानी है। और फिर पैदा होता है जो है 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी में बेटा जो है कौन? कैरोलस लिनियस। तो जो ये कैरोलस लिनियस है, इस व्यक्ति का जो है जन्म हुआ, सुनना ध्यान से, कैरोलस लिनियस। ठीक है, तो ये कैरोलस लिनियस का जन्म होता है। और ये भाई साहब कैरोलस लिनियस जो हैं, इन्होंने वर्गीकरण को जो है वैज्ञानिक आधार दिया कि भाई वर्गीकरण करो ठीक है, लेकिन वर्गीकरण वैज्ञानिक आधार पे करना है, वैज्ञानिक तौर तरीकों से करना है। तो कैरोलस लिनियस को हम इसी वजह से वर्गीकरण का आधुनिक पिता भी कहते हैं। क्या कहेंगे? वर्गीकरण का आधुनिक पिता कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसने वर्गीकरण को वैज्ञानिक आधार दिया बेटा।
क्या दिया, वर्गीकरण को जो है इसने वैज्ञानिक आधार दिया, आधार पर किया। पहली बार कोई वैज्ञानिक ऐसा पैदा हुआ इस पृथ्वी पे जिसने वर्गीकरण को बेटा वैज्ञानिक आधार पे करने की जो है कोशिश किया, कोशिश ही नहीं बल्कि जो है किया भी। इस वजह से इस व्यक्ति को हमने क्या मान लिया, वर्गीकरण का आधुनिक पिता। पर सवाल आता है कि वर्गीकरण का पिता कौन है। तो ये भाई वर्गीकरण का पिता जो है आपके आधार से तो होना चाहिए अरस्तु, सॉरी कह रहे हैं कि वो चरक होना चाहिए, क्योंकि चरक ने सबसे पहले किया। लेकिन बेटा चरक के नाम पे ये चीजें दर्ज नहीं है, दर्ज किसके नाम पे है, जो है दर्ज है अरस्तु के नाम पे। तो वर्गीकरण का अगर पिता पूछता है तो आप बताएंगे अरस्तु, वर्गीकरण का आधुनिक पिता पूछता है तो कैरोलस लिनियस आप जो है बताएंगे। ये सारी चीजें जो है आपको शायद समझ में आई होगी। अब एक चीज और मैं यहां पे ऐड करना चाहूंगा, एक कैरोलस लिनियस जो था ना, इसने एक पुस्तक भी लिखी थी बेटा, उसकी किताब का जो है बार बार जिक्र होता है, तो याद रखना इसकी पुस्तक का नाम था सिस्टेमा, सिस्टेमा जो है नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी नामक जो पुस्तक लिखी गई कैरोलस लिनियस के द्वारा, उसी के अंदर जो है वर्गीकरण के नियम दिए गए, वर्गीकरण किया गया। और इसी पुस्तक के अंदर वैज्ञानिक नाम लिखने का भी नियम दिया गया था। मैं चैप्टर नंबर 1 में आपको पढ़ा चुका हूं। चैप्टर नंबर 1 में हमने बताया था कि सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक में वैज्ञानिक नाम लिखने के तौर तरीके दिए गए हैं, और इसी किताब में वर्गीकरण का जो है वैज्ञानिक आधार भी दिया गया है, वैज्ञानिक आधार पर वर्गीकरण किया गया है। शायद यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। तो यहां तक बात आपको समझ में आया होगा कि ऐसे ऐसी चीजें जो है आगे बढ़ी। अब बेटा बात आती है कि वर्गीकरण की जो पद्धतियां कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी पद्धति जो है वर्गीकरण की है। तो मैं आपके लिए जो है एक बहुत अच्छा सा डायग्राम यहां देखिए दिखा रहा हूं, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। बस इसको ही याद रखना आपको जो है, वर्गीकरण की अगर पद्धति की जब बात होती है बेटा, तो आपको याद रखना है क्या चीज, ये 3 पद्धतियों के बारे में। एक पद्धति है जिसे आप कहते हैं प्राकृतिक पद्धति। एनसीईआरटी ने बेटा इसके ऊपर जिक्र नहीं किया, लेकिन नर्सिंग में जो है कुछ सवाल इसके ऊपर आपको देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए मैं इसको जो है आपको समझा रहा हूं। तो वर्गीकरण की कुल टोटल 3 पद्धतियां, एक प्राकृतिक पद्धति, दूसरा जो है कृत्रिम पद्धति, और तीसरा जो है जातिवृत्तीय पद्धति होता है। अब कौन सी पद्धति किसके आधार पर चलती है, अब उसके बाद भी आप करेंगे, थोड़ा सा चलिए करते हैं। तो पहली चीज आता है कि प्राकृतिक पद्धति किस पर आधारित है। तो अनेक तुलनात्मक लक्षणों पर आधारित है बेटा, इस पे सेम सवाल यही पूछा गया है कि प्राकृतिक पद्धति किस पर आधारित है, अनेक तुलनात्मक लक्षणों पर आधारित है। सवाल आएगा कृत्रिम पद्धति किस पे आधारित है, तो 1 या 2 बाह्य लक्षणों पर आधारित होता है। यहां पे हमने लिख रखा है 1 या 2 जो है बाह्य लक्षणों पर आधारित है। जातिवृत्तीय पद्धति किस पे आधारित है, तो किसी भी जाति के विकासी क्रम पर आधारित होती है, कि कौन सी जाति का किस तरह से विकास हुआ है, कैसे कैसे, उस पर आधारित होती है जातिवृत्तीय पद्धति। तो इस चीज को ऐसे ही चार्ट बना करके लिख लीजिएगा, शॉर्ट में डिफिनेशन भी काम आ जाएगा, मतलब और जो है पूरा फैक्ट भी दिमाग में छप जाएगा। अब सवाल आता है कि भाई प्राकृतिक पद्धति को थोड़ा सा समझा दीजिए। मैंने थोड़ा सा प्राकृतिक पद्धति को जो है लिया है, या आप इसको जो है थोड़ा समझें। देखिए यह पद्धति अनेक लक्षणों पर आधारित होती है, जैसे प्राकृतिक संरचना, कार्य की स्वभाव, व्यवहार तथा जो है परिवर्तन के तुलनात्मक लक्षणों पर आधारित है। और इसको बेटा जो है जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डाल्टन हुकर ने जो है प्रेजेंट किया था। इन दोनों वैज्ञानिकों ने जो है इन्होंने जो है प्रेजेंट किया, और इनकी जो बेटा एक पुस्तक लिखी गई थी जेनेरा प्लांटेरम नाम की जो है एक पुस्तक लिखी गई थी इनके द्वारा, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं जेनेरा
प्लांटेरम नाम की जो है पुस्तक लिखी गई इनके द्वारा। क्लियर हो गया सर? क्लियर। तो इन लोगों ने जो है इस पद्धति का जिक्र किया और इस पुस्तक में इस सब चीजों को लिख करके समझा दिया। चलो अब आता है कृत्रिम पद्धति। तो कृत्रिम पद्धति जो होता है बेटा, वो जीव का वर्गीकरण निम्न आधारों पर करती है। जैसे यहां पे आप देखिए, एक या दो बाल लक्षणों के आधार पर, तो यहां पे जो है कौन सा लिया गया? जीवन काल लिया गया, आवास लिया गया, आकृति व आकार लिया गया। जीवन काल 1 वर्षीय है या द्विवर्षीय है या बहुवर्षीय है, इस तरह की चीजों को जो है इसने सम्मिलित किया गया। 1 वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय, इस तरह से वर्गीकरण किया गया। मतलब कि जो है कोई जीव है तो वह कितने समय तक जीवित रहता है, इसके ऊपर जो है इन्होंने वर्गीकरण किया। 1 वर्ष रहता है या 2 वर्ष रहता है या जो है 2 से अधिक रहता है। 2+ कर दे रहा हूं बेटा, 2+ तो हो गया 2 से अधिक, और 2 से अधिक मतलब चाहे जो हो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो 1 वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय के आधार पर इन्होंने किया। फिर अगर मैं बात करूं आवास के आधार पर जब वर्गीकरण किया गया, तो इन्होंने कहा कि भैया जो है कौन जलीय है, कौन स्थलीय है, कौन उभयचर है, इस आधार पे जो है वर्गीकरण किया गया। आकृति और आकार के आधार पे किया गया, छोटा बड़ा ये सब चीज देख करके, रंग रूप, तो ये सब चीजें जो है कर दी गई। अब इस चीज को अगर हम लोग समझते हैं तो इसके बारे में ज्यादातर समझाने वाले व्यक्ति कौन थे? लिनियस थे, कैरोलस लिनियस ने इसको जो है समझाया। और इनसे के बारे में एक चीज पूछेगा आपसे, ये सवाल बेटा जो है एकदम सेम टू सेम मैंने उठा के लिया है क्वेश्चन में से, कि लिनियस ने पुमंग के आधार पर पादपों को जो है कृत्रिम वर्गीकरण किया था। तो मतलब जो कृत्रिम पद्धति थी या जो कृत्रिम वर्गीकरण किया गया लिनियस के द्वारा, उसने किसके आधार पर किया? लिनियस ने जीवों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया? तो आप बताएंगे पुमंग के आधार पर किया था। किसके आधार पर किया था भाई? जो है पुमंग के आधार पर जो है लिनियस ने किया था। बात समझ में आई? चले, तो इसको बेटा भूलना नहीं है, भूल जाओगे तो फिर समझिए झूल जाओगे एग्जाम में। ठीक है? चले, तो यहां तक बात आपको समझ में आया। लिनियस ने कृत्रिम वर्गीकरण बेटा किसके आधार पे किया? पुमंग के आधार पे किया, अर्थात पुमंग की संख्या पे किया, जिसके अंदर, सुनना ध्यान से, जिसके अंदर बेटा जो है केवल 1 पुंकेसर था उसे इन्होंने 1 पुंकेसरी कहा, जिसके अंदर 2 था उसे द्विपुंकेसरी कहा, जिसके अंदर 2 से अधिक था उसे जो है क्या कह दिया? बहुपुंकेसरी इसने जो है कहा। तो हम लोग कहते हैं कि 1 वाला 1 पुंकेसरी, 2 वाला द्विपुंकेसरी और 2 से अधिक वाला जो है बहुपुंकेसरी कहा जाता है या जाना जाता है। क्लियर? चलो भाई, तो यहां तक जो है चीजें समझ में आई। और चलो अब इसके बाद आता है बच्चा जो है जाति वृत्ति पद्धति। अब जो जाति वृत्ति पद्धति है, अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। आनुवांशिक, जननिक तथा विकासी गुणों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण जाति वृत्ति वर्गीकरण कहलाता है। अब सोचो कितना सटीक डिफिनेशन लिखा हूं मैं। आनुवांशिक, जननिक तथा विकासी गुणों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण जाति वृत्ति वर्गीकरण कहलाता है। और किसी भी जीव जाति के विकासी क्रम को जाति वृत्ति कहते हैं। बस जाति वृत्ति वर्गीकरण किसे कहेंगे ये डिफिनेशन याद रखना है, और जाति वृत्ति किसे कहेंगे इसको याद रखना है। तो किसी भी जीव जाति के विकासीय क्रम को, कौन सा क्रम है वो जाति वृत्ति है। ठीक है? और जाति वृत्ति क्रम के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया वो जाति वृत्ति वर्गीकरण हो गया। क्लियर? चलो भाई, तो यहां तक चीजें शायद आपको समझ में आ गई है। अब जो है बातें हमारी और आगे बढ़ती है। अब आगे कहां बढ़ती है? एनसीईआरटी अब इस पे आती है। एनसीईआरटी कहती है भैया वर्गीकरण की जो है विभिन्न जगत प्रणालियां भी हैं। एनसीईआरटी में जो है अगर आप देखेंगे तो इसके बाद जो बेटा बात होती है सीधा, एनसीईआरटी ने क्या किया है,
द्विजगत पद्धति का जिक्र किया और फिर सीधा चली गई किस पे, 5 जगत पद्धति पे। लेकिन कई बार साला सवाल में आपको देखिएगा जब मैं सॉल्व कराऊंगा तो जो है वो 3 जगत पद्धति से भी मिलेगा, 4 जगत पद्धति से भी मिल जाता है। तो इसलिए हम थोड़ा सा जो है 3 जगत 4 जगत पद्धति भी आपको जो है पढ़ाएंगे और 6 जगत पद्धति भी पढ़ाएंगे। इसके बारे में हमने थोड़ा सा आपको चैप्टर नंबर 1 में जिक्र कर दिया है। तो वर्गीकरण की जो है ना विभिन्न जगत प्रणालियां हैं जो कुछ प्रचलित और बहुत फेमस है, उसका हम आपसे बात करेंगे जहां से आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं। अब दूसरी चीज आती है कि इसके आगे भी क्या प्रणालियां हैं, तो भैया इसके आगे हैं, इसके आगे है लेकिन हमको पढ़ना नहीं है। तो जो वर्गीकरण की विभिन्न जगत प्रणालियां हैं वो कौन कौन सी हैं, नंबर 1 पर आता है सबसे पहले जिक्र बेटा जो है 2 जगत वर्गीकरण प्रणाली का, जिसे आप 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर आता है 3 जगत, फिर 4 जगत, फिर 5 जगत, फिर जो है 6 जगत वर्गीकरण प्रणाली तक बात एनसीईआरटी और साइड बुक करती है क्लास 11th के बच्चों के लिए। और वही चीज आपका सिलेबस है तो आपके लिए भी इतना पढ़ना है। तो ये चीजें जो है आप देख रहे हैं, ये मैंने एक जगह लिख रखा है। अब इसी को हम लोग बारी बारी से एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे नंबर 1 पे आता है पहला जो है 2 जगत वर्गीकरण। अभी जो 2 जगत वर्गीकरण है, इस 2 जगत वर्गीकरण को भैया प्रस्तुत किसने किया, पहली चीज। और 2 जगत वर्गीकरण में क्या क्या आता है, तो देखिए 2 जगत वर्गीकरण बेटा जो देखो यहां पे लिख रखा है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो नंबर 1 पे आया प्लांटी, दूसरा एनिमेलिया, मतलब कि बच्चा जो है प्लांट और एनिमल को जो है 2 हिस्सों में बांट दिया गया। 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो है प्लांट और एनिमल कैटेगरी बनाई गई, 2 संसार के सभी जीवों को 2 हिस्सों में बांटा गया, प्लांट और एनिमल। इसको पेश किसने किया था भाई, तो इसको पेश करने वाला वैज्ञानिक था कैरोलस लिनियस। कौन था, इसको भाई दिया किसने, तो देने वाला आदमी था कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने जो इसको पेश किया। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, कब के साइंटिस्ट, ये सारी चीजें हमने आपको जो बेटा बता दिया है। बस याद रखना कि जो है कैरोलस लिनियस ने जो है 2 किंगडम सिस्टम दिया और इन्होंने आधार क्या बनाया, किस आधार से प्लांट को इसने प्लांट कह दिया और एनिमल को इसने एनिमल कहा, ये भी एक सवाल है। किस आधार पे हमको एनिमल कहा गया, हमारे घर के सामने जो पेड़ है उसको प्लांट क्यों कहा इन्हें, इन्होंने कहा कि देखो जिसके अंदर भैया सेल वॉल है, क्या है, सेल वॉल जिसके अंदर है वो क्या है, प्लांट है। ठीक है, और अगर जिसके अंदर सेल वॉल जो है नहीं है तो वो क्या है, एनिमल है। मतलब कि इनका एक अलग पैमाना था, सेल वॉल प्रेजेंट एनिमल, सेल वॉल ऑब्सेंट, सॉरी सेल वॉल प्रेजेंट प्लांट, सेल वॉल ऑब्सेंट एनिमल। इन्होंने इस आधार पे बांट दिया 2 किंगडम सिस्टम। तो क्या क्या बन गया, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम बन गया। तो इसमें बड़ी भयंकर कमी सामने आई, कई कमियां जो है देखने के लिए मिली। और वो कमियां क्या थी, जैसे यहां आप देखिए कुछ बातें लिखी हुई है, पहले ये बता देता हूं फिर जो है आपको कमी पे ऊपर आते हैं। जैसे यहां पे एक बात लिखी बेटा, केवल पादप की कोशिका के चारों ओर सेलुलोज से निर्मित दृढ़ कोशिका भित्ति को उपस्थित होना, ये आधार बनाया उन्होंने। भैया जो अगर सेलुलोज की कोशिका भित्ति है तो चलो किस किस कैटेगरी में, प्लांट हो। पादप की कोशिका में पर्णहरिम का उपस्थित होना, पर्णहरिम है तो प्लांट है। केवल जंतु में गमन एवं संवेदनशीलता का विकास होना, अब इन्होंने देखा कि गमन उमन कर रहा है तो मतलब वो क्या है, एनिमल है। ये 2-3 चीजें जो है इन्होंने आधार बना करके बच्चा जो है वर्गीकरण कर दिया, लेकिन इनका वर्गीकरण खराब निकला। इनके वर्गीकरण को बेटा जो है रिजेक्ट कर दिया गया समय के साथ। इनका वर्गीकरण क्या किया गया, जो है रिजेक्ट कर दिया गया। अब जो ये इनका वर्गीकरण था इसमें कुछ कमियां निकल करके सामने आई। इन्होंने कहा कि भैया अगर सेल वॉल है तो प्लांट, सेल वॉल नहीं है तो एनिमल। समस्या देखो क्या हो गया, इन्होंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच कोई भेद नहीं किया, ये एक समस्या। दूसरा,
एक कोष की और बहुकोष की जीवों में एक ही श्रेणी में रख दिए गए, ये भी समस्या। फंगी जैसे जीव को पौधे के अंतर्गत रखा गया जबकि उनके अंदर पोषण संरचना महत्वपूर्ण अंतर होता है। फंगी कवक, कवक के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, वह प्रकाश संश्लेषण नहीं करता, आप इसे कैसे पौधा कह सकते हैं? सवाल। यूग्लिना को इन्होंने जो है लेकर के समस्या मतलब क्रिएट हो गया यूग्लिना को लेकर के। यूग्लिना को क्या कहेंगे? यूग्लिना जो है अगर उसे प्रकाश मिलता है तो वो अपने अंदर उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से भोजन बना लेता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, मतलब प्लांट की तरह भी है। अगर प्रकाश नहीं मिला तो वो जो अगल बगल की चीजें है उसको ही खा जाता है, मतलब जंतु की तरह व्यवहार। बड़ा समस्या था। तो कहने का अर्थ यह है कि टू किंगडम सिस्टम समय के साथ जो है अपर्याप्त साबित हुआ और वैज्ञानिकों ने कहा कि देखो बात खत्म करो, अब तीसरा किंगडम पेश करो। तो जो है तीसरे किंगडम सिस्टम को बेटा जो है पेश कर दिया गया और फिर तीन जगत वर्गीकरण प्रणाली जो है सामने दुनिया के आती है। ठीक है, और तीन जगत में क्या कहा गया कि देखो एनिमल किंगडम है, यह है प्लांट किंगडम है, यह है एक नया किंगडम बनाओ प्रोटिस्टा किंगडम। ठीक है, प्रोटिस्टा बनाया गया और इसको देने वाले बच्चा एक वैज्ञानिक है अर्नेस्ट हेकल। जे हाग और अर्नेस्ट हेकल दो वैज्ञानिक थे, याद रखना। जे हाग और अर्नेस्ट हेकल इन दोनों ने मिलकर के क्या किया भैया, जो है थ्री किंगडम सिस्टम को पेश कर दिया। तीसरे में क्या डाल दिया? प्रोटिस्टा। इन्होंने क्या कहा कि देखो जो चीज एनिमल किंगडम में नहीं जा रहा है, जो चीज प्लांट किंगडम में नहीं जा रहा है, उसको कहां डाल दो? प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा किंगडम को बेटा एक नाम और दिया गया डस्टबिन किंगडम। जो चीजें कहीं भी नहीं सेट होती हैं उसे प्रोटिस्टा में डाल दो, ऐसा विचार जो है सामने आया। तो तीन किंगडम ये हमारा रहा। यहां पे देखिए तस्वीर भी हमने लगा रखा बेटा, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, प्लांटी एनिमेलिया प्लस जो है प्रोटिस्टा। ठीक है, फिर तीन जगत वर्गीकरण में बड़ी भयंकर समस्या। क्या समस्या थी? तीन जगत वर्गीकरण में समस्या यह था बेटा कि जो है बैक्टीरिया को लेकर के मतभेद था। वैज्ञानिकों ने कहा देखो भैया बैक्टीरिया जो है न तो प्लांट की तरह बिहेव कर रहा है और ना ही तो यह जो है एनिमल की तरह बिहेव कर रहा है। और प्रोटिस्टा में मत डालो इसको क्योंकि बहुत बड़ा ज्यादा संख्या इसका है, 4000 बैक्टीरिया खोजी गई हैं। मैंने चैप्टर नंबर फर्स्ट में आपको बताया है 4000 बैक्टीरिया खोजी गई। तो कहा कि देखो भैया इसका एक नया किंगडम बनाओ। नया किंगडम में का बनेगा, तुरंत साइंटिस्ट आ गया कूद करके कॉपलैंड, बोला कि भैया देखो ये बनाएंगे। ठीक है, एक कॉपलैंड करके एक वैज्ञानिक आया और उसने कहा कि देखो एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम प्लस चौथा बना दिया गया उसने मोनेरा किंगडम। और जो है चौथा बना दिया मोनेरा। तो इसमें तो देखो एनिमल का अध्ययन होता ही है, इसमें क्या होता है एनिमल, इसमें क्या होता है भाई प्लांट्स, इसमें जितने भी प्रोटोजोआ हैं सब इसको रख दिया गया प्रोटिस्ट, ये सब हो गए। इसमें बच्चा जो है बैक्टीरिया रखी गई। ठीक है, जितना बैक्टीरिया था सबको उठा के कहां डाल दिया गया? मोनेरा किंगडम में। अभी भी कवक को लेकर के मतभेद चल रहा है। 4 किंगडम बन चुका है, वैज्ञानिक अभी भी टेंशन में है कि साला कवक को कहां रखें। प्लांट किंगडम में रखेंगे तो वह प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, प्रोटिस्टा में रखेंगे तो और समस्या, अन्य जीवों से मैच नहीं खाएगा। तो फिर भैया जो है ना प्रेजेंट हुए कौन, दिमाग सबका हो गया खराब। तो भाई सामने आते हैं आर.एच. व्हिटकर। आर.एच. व्हिटकर जब भाई साहब आए तो इन्होंने मचाया कमाल और दुनिया के सामने पेश किया 5 किंगडम सिस्टम। कहा कि तुम लोगों की बस की बात नहीं, आओ मैं दिखाता हूं 5 किंगडम सिस्टम। जब इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम बेटा पेश किया तो इन्होंने अलग ढंग से पेश किया। अभी तक जो है क्या हो रहा था सुनो, एनिमल किंगडम ऊपर था, प्लांट, प्रोटिस्टा, मोनेरा इस क्रम में था। लेकिन ये भाई साहब आए, कहा कि चलो बात खत्म करो, हम इस तरह से देखेंगे, पहले मोनेरा करो, फिर प्रोटिस्टा करो, फिर फंगी करो, फिर जो प्लांट करो, फिर एनिमल करो।
इन्होंने पांचवा किंगडम जो बनाया वो क्या बनाया बेटा, जो है फंगी किंगडम, लेकिन उसको रखा तीसरे क्रम पे। क्यों रखा? इन्होंने विकासी क्रम को ध्यान दिया, जाति वृत्तीय वर्गीकरण बेटा, विकास के आधार पे किया। किस जीव का पहले उत्पत्ति हुआ था, किसका उसके बाद हुआ, इस क्रम को जो है इन्होंने ध्यान में रखते हुए जो है वर्गीकरण किया। तो सबसे पहले कौन रखा गया? मोनेरा किंगडम रखा गया। और इसको कौन पेश किया था भैया? तो आर एच व्हिटेकर, आर एच जो है व्हिटेकर। व्हिटेकर ने जो है इसको बच्चा जो है 5 जगत वर्गीकरण जो है क्या किया, प्रस्तुत किया। और सन उस समय चल रहा था क्या चीज, 1669। सन चल रहा था 1600 जो है 69 में जो है पूरी कहानी इन्होंने रख दिया। ये देखिए यहाँ पे मोनेरा, प्रोटिस्ट, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया, इस तरह से इन्होंने रखा। एनिमेलिया को लास्ट में रखा, क्यों? क्योंकि इनका मानना था कि एनिमल जो है सबसे वेल डेवलप कैटेगरी के जीव हैं। ठीक है, तो एनिमेलिया, वास्तव में सच है, हमसे डेवलप थोड़ी ना कोई चीज है। एनिमल्स में मैमल्स सबसे डेवलप है, और हम लोग क्या है, मैमल्स हैं। चलो, तो समय के साथ बेटा जो है पूरी बात होने लगी, और जो है एक एनसीईआरटी का तस्वीर मैं यहां पे लेकर आया हूं, चार्ट पूरा, और इसी आधार पे उन्होंने जो है वर्गीकरण किया। सवाल आएगा ना भाई कि आर एच व्हिटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम को पेश किया, तो किस आधार पे पेश किया, क्या आधार उन्होंने बनाया? ऐसा नहीं तो सो करके उठे चलो रे आज 5 किंगडम सिस्टम नगला एक ऐड कर दो, ऐसा तो नहीं रहेगा ना, कोई नियम कानून बनेगा। तो नियम कानून क्या बन सकता है, क्या आधार उन्होंने दिया, कौन कौन सी बातें बताई कि इस आधार पे हमने 5 किंगडम सिस्टम को पेश किया, क्या सीक्वेंस बनता है। आपके सामने एक ऐसा चार्ट है जो 10 सवालों का जवाब है, कम से कम 10 सवाल साला बन सकता है यहां से। चलो, तो देखिए 5 जीव जगत के लक्षण, तीनों ने क्या कहा, मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, चले मोने चले पहला इन्होंने क्या बनाया, मोनेरा, और बच्चा जो है दूसरा क्या बनाया, प्रोटिस्टा, फंजाई, और बच्चा जो है प्लांटी, और फिर जो है एनिमेलिया, यही बनाया। अब देखो इन्होंने लक्षण दिया, कौन कौन सा, कोशिका का प्रकार क्या है, कोशिका भित्ति कैसी है, केंद्रक झिल्ली है या नहीं है, काय संरचना कैसी है, पोषण की विधि, पोषण जीव किस तरह से करता है। जैसे चलो एक मैं समझा दे रहा हूं, मैं सब नहीं समझाऊंगा, क्योंकि आप इसको एक बार रट लीजिएगा, अच्छे समझ लीजिएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो जैसे कोशिका के प्रकार की बात करते हैं, आपको भी पता है कोशिका 2 प्रकार की होती है। उन्होंने कहा कि देखो कोशिका के प्रकार की जब बात करोगे तो मोनेरा किंगडम में जो जीव आता है वो कैसा है, प्रोकैरियोटिक है। क्या है, प्रोकैरियोटिक है। लेकिन उसके अलावा जितने भी किंगडम है, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, प्लांटी हो गया, और एनिमेलिया हो गया, सभी यूकैरियोटिक हैं। क्या है, यूकैरियोटिक है। तो कितना अच्छा देखो चार्ट समझा रहा है चीजों को कि मोनेरा प्रोकैरियोटिक, बाकी सब यूकैरियोटिक। दूसरा देख लो, कोशिका भित्ति को मान के चले अगर हम, तो मोनेरा किंगडम में जो है बच्चा सेलुलोज रहित बहु जो है बहु जो क्या लिखा है, बहु सर्कराइड्स प्लस एमिनो अम्ल का जो है बना होता है। प्रोटिस्टा में कह रहा है कि कुछ में उपस्थित है, कुछ में अनुपस्थित है। फंजाई में क्या कहा कि उपस्थित सेलुलोज रहित काइटिन युक्त, ठीक है, काइटिन का बना हुआ पाया गया। प्लांट में बच्चा जो है सेलुलोज सहित पाया गया, सेलुलोज वाला पाया गया, इसके अंदर जो है अनुपस्थित रहा, यानी एनिमल्स के अंदर जो है कोशिका भित्ति नहीं होता है। कोशिका भित्ति के बारे में इन्होंने अच्छा सा चार्ट दे दिया। तो बेटा जो चीजें यहाँ पे लिखी हुई है ये बहुत सारे प्रश्नों का जवाब है, इसको हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, आप वहां से जो है पूरा चार्ट अच्छे से बना लीजिएगा और हर चीज को एकदम याद रखिएगा। हाँ, कुछ बच्चों को दिख नहीं रहा होगा सही से, तो मैं यहाँ पे इसको जो ऊपर कर दे रहा हूँ जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सकें, ठीक है। लेकिन अब इसमें जो ये चीज आ गया गलत जगह पे, चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको जो है रिमूव कर दे रहा हूं, ठीक है। तो अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहां से,
ठीक है, और ये चार्ट आपके दिमाग और दिल में बैठा हुआ होना चाहिए, क्योंकि ससुरा बहुत आता है, इस चार्ट से सवाल बहुत पूछेगा। ठीक है, चलो समझ में आ गया। अब सवाल आता है बच्चा की 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली की भी तो कुछ विशेषता होगी और कुछ कमियां होगी। तो 5 जगत वर्गीकरण जो प्रणाली है उसकी विशेषता भी है और उसकी जो है कमियां भी है। अब ध्यान से सुनिएगा, क्या विशेषता है क्या कमियां हैं। तो 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली की जो विशेषताएं हैं देखिएगा ध्यान से। सजीवों को उनकी कोशिकीय संरचना के आधार पर जो है विभाजन किया गया, पहली बात। दूसरा, स्वपोषी परपोषी पोषण के प्रकारों को स्पष्ट रूप से अलग किया गया, अच्छी बात। एक कोश की बहुकोश की जीवों को स्पष्ट अंतर कर दिया गया, अलग रहे। ठीक है, जीवों के जटिलता और शरीर रचना के आधार पर क्रमिक विकास को दर्शाया गया। सोचो, ये जो यहाँ पे देख रहे हो मुनेरा ही क्यों पहले है, ये तो क्रमिक विकास दिखा रहा है ना। सबसे लास्ट में ये एनिमल्स हुए तो एनिमल्स को लास्ट में रखा गया, क्रमिक विकास को भी इसमें दिखा दिया गया। अगला कह रहा है फफूदों को अलग जगत में रख करके उनके अनूठे लक्षणों को मान्यता दी गई। फंगी की बात कर रहा बेटा, इनको अलग कर दिया गया, अच्छी चीजें हैं। तो ये इसकी जो है विशेषता है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब उसके बाद आता है बच्चा जो है कमियां। 5 जगत वर्गीकरण की कुछ तो कमी है। कमी क्या है भैया, वायरस को किसी भी जगत में नहीं रखा गया। वायरस क्या है, एक्सेप्शन ऑफ 5 किंगडम सिस्टम, 5 जगत पद्धति का अपवाद है। दूसरी चीज समझिए, मोनेरा में जो है आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को अलग अलग वर्गीकृत नहीं किया गया, एक ही साथ में रखा गया। ये भी अपने आप में एक समस्या है। इसी समस्या की वजह से 6 जगत पद्धति पैदा होगी। इसी मोनेरा किंगडम की वजह से जो है 6 जगत पद्धति जो है पैदा हुई। आगे देखिए, प्रोटिस्टा जगत में बहुत विविध प्रकार के जीवों को एक ही समूह में जो है रख दिया गया। मतलब प्रोटिस्टा को लेकर के भी मतभेद कि अनेकों प्रकार के जीव प्रोटिस्टा में हैं, जो समानता दर्शाते हैं नहीं दर्शाते हैं तब वो हैं, तो उनको रख दिया गया। ये अपने आप में समस्या है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच अनुवांशिक अंतर को पर्याप्त रूप से नहीं दर्शाया गया है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक जीवों को अलग अलग किया गया, लेकिन उनके अनुवांशिक जो अंतर है उसको नहीं दिखाया गया। कुछ जीवों की स्थिति अस्पष्ट रहती है, जैसे यूग्लिना। यूग्लिना को लेकर सर्वा आज भी झगड़ा है। क्यों? आज भी वैज्ञानिक कहते हैं कि भैया यूग्लिना जो है ये प्लांट कैटेगरी में है कि एनिमल कैटेगरी में, क्लियर नहीं है। तो इसके लिए एक नया शब्द बेटा दिया गया जो है पादप जगत और जंतु जगत के बीच की कड़ी मान ली गई। ये लिंक है, यूग्लिना क्या है, लिंक है। इसको हम कहेंगे बेटा जो है लिंक ऑफ जो है प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। लिंक ऑफ प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, ये जो है लिंक है। क्लियर? चलो भाई, समझ में आ गया। अब कमी देखो, यहां पे हमने क्या बताया आपको, लाभ विशेषता बता दिया, कमियां बता दिया, सामने आ गई 6 जगत वर्गीकरण पद्धति। 6 जगत वर्गीकरण पद्धति के बारे में जो है एनसीईआरटी ने बहुत डिटेल से नहीं दिया, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा जितना जरूरत है। इसमें क्या किया गया कि देखो, जो मोनेरा किंगडम था यहाँ पे, ये जो मोनेरा था ना, इसको 2 हिस्सों में तोड़ दिया गया। कौन से? यहां पे देखिए, आर्की बैक्टीरिया प्लस यू बैक्टीरिया में तोड़ दिया गया, फिर प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट और एनिमल। तो मतलब कि 6 जगत पद्धति बनी मोनेरा किंगडम को तोड़ करके। मोनेरा किंगडम में जो है आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को अलग अलग अच्छे से नहीं रखा गया था। 5 किंगडम सिस्टम की यह कमी थी, लेकिन 6 किंगडम सिस्टम ने इस कमी को देखते हुए इसको तोड़ के अलग कर दिया कि चलो हटाओ, 5 नहीं रहेगा 6 रहेगा। तो दुनिया के सामने 6 जगत पद्धति बेटा जो है सामने पेश हुई। तो इस तरह से 6 जगत पद्धति आ गई।
आप कहेंगे सर ये वैज्ञानिक लोगों का आपस में जमता नहीं है का? ठीक है, अब बेटा जो है इन सभी चीजों को सुनना ध्यान से, इन सभी चीजों को हमको पढ़ना है। तो हम शुरू करेंगे अब जो है किसके बारे में, मोनेरा जगत का शुरुआत करेंगे। मोनेरा पढ़ेंगे। मोनेरा में जो दोनों प्रकार की बैक्टीरिया हैं, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, इनको पढ़ लेंगे। फिर प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, फिर कवक पढ़ेंगे, फिर जो है प्लांट पढ़ेंगे और फिर जो है एनिमल किंगडम जो है पढ़ेंगे। तो इस तरह से विस्तार से हम लोगों को जो चीजों को समझना होगा। चले तो अब ध्यान से सुनिए मेरी बात को। चले अब हम लोग समझते हैं जो है मोनेरा जगत को, मोनेरा जगत जो है क्या है। तो मोनेरा जगत में हम सभी लोगों को पता है कि मोनेरा जगत में हम क्या पढ़ते हैं भाई, हम लोग पढ़ते हैं बैक्टीरिया। क्या पढ़ते हैं, बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं और जितनी प्रकार की बैक्टीरिया हैं सबका अध्ययन करते हैं। तो टोटल अब तक जो है पृथ्वी पर जो है 4000 बैक्टीरिया की खोज हुई है और 4000 बैक्टीरिया को हम लोग इसमें पढ़ते हैं। अब सवाल आता है कि सभी बैक्टीरिया कहां पाई जाती हैं, तो आप याद रखना बेटा जो है सर्वव्यापी, सर्वव्यापी है। ठीक है, सर्वव्यापी का मतलब आप समझिएगा कि ये उस हर जगह पाए जाते हैं जहां आप संभावना दर्शा सकते हैं। जहां बहुत गर्म क्षेत्र है वहां पर भी है, जहां बहुत ठंडा क्षेत्र है वहां पर भी है, पहाड़ पर है, नदी में है, नालों में है, जो है बर्फ के अंदर है, लावा के अंदर है, हर जगह जो है, झरनों में है, हर जगह जो है आपको बैक्टीरिया देखने के लिए जो है मिल जाता है। और खास तौर से ये भी याद रखिए कि जहां पे जीवन नहीं होने की संभावना होती है, सुनिएगा ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, जिस जगह पर लाइफ के न होने की भी संभावना होती है उस जगह पर भी हमको बैक्टीरिया देखने के लिए मिल जाती है। तो कह सकते हैं कि बैक्टीरिया अपने आप में जो है एक बहुत बड़ी जो है विविधता को दर्शाता है। और समान तौर पे हम लोग जो है बैक्टीरिया को दो हिस्सों में बेटा जो है बांटते हैं, और वो दो हिस्से क्या है, एक होता है आर्की बैक्टीरिया और दूसरा होता है जो है एक यू बैक्टीरिया। तो दो इसके ग्रुप हैं, इसको भी आपको याद रखना है। और हम अपनी आवश्यकता के आधार पर जो है बैक्टीरिया को 4 हिस्सों में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 4 हिस्से कौन कौन से हैं बैक्टीरिया को बांटने के, देखिए यहाँ मैंने लिख रखा है कि जो है बैक्टीरिया को उनके आहार के आधार पर 4 समूह में जो है बांटा जाता है। क्या होता है, बैक्टीरिया को जो है उनके आहार के आधार पर जो है 4 समूह में बांटा जाता है। नंबर 1 होता है बेटा जिसे गोलाकार कहते हैं, छड़ाकार, कामाकार और जो है सर्पिलाकार। यहाँ पे जो है एग्जाम्पल भी सामने लिखा हुआ है तो आप इसको भी याद रखेंगे और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, इसका प्लूरल नाम यहाँ बच्चा जो है लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ फोकस लिखा गया है, यहाँ पे कोकस रहेगा बेटा। ठीक है, कोकस, और इसका जो है प्लूरल नाम क्या होगा, कोकाई। और इसे देखो वैसिलस सिंगुलर है, इसका प्लूरल नाम क्या होगा, वैसिलाई। तो यहाँ पे जो है इमेज भी है और यहाँ पे एग्जाम्पल भी है। तो समान तौर पे हम लोग बैक्टीरिया को क्या करते हैं, 4 हिस्सों में जो है बांट देते हैं। ये भी शायद समझ में आया होगा आपको। और बैक्टीरिया जो अपने आप में बहुत भयंकर जो है क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी को जो है शो कर रहा होता है। ये इसके जो है मतलब डाइवर्सिटी को तो ये शो कर ही रहा है। और ये है बहुत सरल सा जीव, है सरल, लेकिन इसकी जो है क्या कहते हैं कि व्यवहार बहुत जटिल है। इसका जो है संरचना की बात करेंगे बेटा, जो है इसका जो है संरचना कैसा है और जो है व्यवहार। ठीक है, जो संरचना है और जो व्यवहार है, अब इस दो चीजों को ध्यान से समझना है। जो संरचना है वो कैसा है भाई, संरचना इसका जो है सरल है, लेकिन व्यवहार क्या है इसका जो है जटिल है। उपापचय के स्तर पे तो ससुरा और खतरनाक है, उपापचय के स्तर पर जो है ये क्या है, और खतरनाक जो है होता है। तो मतलब कि बहुत भयंकर जो है भिन्नता को दर्शाता है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो रसायन संश्लेषी हैं। क्या है भैया, कुछ ऐसे हैं जो रसायन संश्लेषी हैं। सुनना, पोषण की अगर बात कर ले हम, अगर पोषण के स्तर की बात करोगे तो पोषण में एक भयंकर जो है आपको अंतर देखने के लिए मिलेगा। क्या देखने के लिए मिलता है, जैसे कुछ बैक्टीरिया ऐसी हैं जो रसायन संश्लेषी हैं, रसायन संश्लेषी हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसी हैं जो प्रकाश संश्लेषी है, प्रकाश संश्लेषी हैं। कुछ ऐसी हैं जो मतलब
क्या कहते हैं, रसायन संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी, मतलब एक मृत जीवी भी हैं। क्या है? मृत जीवी भी हैं। मरे हुए चीजों से जो है भोजन प्राप्त कर लेते हैं, कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त कर लेंगे। साला अपने आप में ही क्या है, कार्बनिक से प्राप्त करेंगे, प्लस जो है अकार्बनिक से प्राप्त करते हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि इस तरह से जो है चीजें देखने के लिए मिल जाती हैं। क्लियर? चलो भाई, क्लियर हो गया यहां तक बात कि ऐसा जो है होता है। तो बैक्टीरिया एक बहुत बड़ी जो है डाइवर्सिटी को जो है शो करता है। अब सामने आता है बेटा जिसे आप कहते हैं आद्य बैक्टीरिया। ठीक है, अब इस आद्य बैक्टीरिया की जो है बात हम अगर करें तो इसे भी आप कह सकते हैं ये जो बच्चा मतलब हर जगह से सुना, इसमें ही एक बहुत भयंकर जो है समस्या आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये बात भी देखिए ध्यान से, ये जो आद्य बैक्टीरिया है, अगर मैं इसकी बात करूं आपसे तो आप इसको देख सकते हैं। जैसे ये कहाँ पाए जाते हैं, जो लवणीय क्षेत्र है बेटा वहां पर भी पाया जाए, जिसे आप हैलोफी के नाम से जाते हैं। बहुत गर्म झरने में जहाँ पे जो है होता है वहां पर भी पाए जाएंगे। थर्मो और एसिडोफिल्स लिखा है, मतलब कि जहाँ पे एसिड का नेचर होगा उस जगह पर भी जो है पाए जाते हैं। तो मतलब बहुत हाई टेम्परेचर वाले क्षेत्र में भी प्रेजेंट है, बहुत जहाँ एसिड है वहां पर भी प्रेजेंट है, जहाँ पे लवणीय क्षेत्र है वहां पर भी प्रेजेंट है। तो ये भी अपने आप में जो है बहुत भयंकर जो है डाइवर्सिटी को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। जहां उम्मीद नहीं वहां भी प्रेजेंट है। कुछ तो बैक्टीरिया ऐसी होती हैं जो मीथेन गैस को भी बच्चा जो है रिलीज करती हैं। क्या करती हैं? मीथेन जो है गैस क्या करती हैं, रिलीज करती हैं। जहां पे मीथेन गैस है वहां पर भी सरवाइव कर रही हैं क्योंकि खुद ये रिलीज करती हैं। एनसीईआरटी ने बेटा जो है गाय जो है भैंस के गोबर का बस जिक्र किया है। जो गोबर होता है इसका, उसके गोबर के बारे में इसने जो है जिक्र किया कि जो गोबर होता है उसमें मीथेन होता है। क्यों? क्योंकि जो है ये बैक्टीरिया जो बेटा कहाँ पाया जाता है, गाय भैंस बकरी की जो है पेट की आंत के अंदर पाया जाता है, इसलिए उनके गोबर से जो है हमेशा मीथेन गैस जो है रिलीज होती रहती है। ये बात भी जो है बताई गई। अब इसके आगे अगर हम चलकर देखें तो बात आती है बेटा जो है यू बैक्टीरिया की। यू बैक्टीरिया क्या होता है, इसके बारे में हमने कुछ चीजें लिख रखी है, आप इसको देखिए ध्यान से। जैसे इसे वास्तविक बैक्टीरिया भी कहते हैं, पहली चीज। दूसरा देख लो, इसे नील हरित शैवाल भी कहते हैं। तीसरा चीज, इसे रसायन बैक्टीरिया भी कहते हैं, इसे साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। और इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और यह एक कोष की होते हैं और यह प्रदूषित जल में अधिक होते हैं। और अगला कह रहा है उदाहरण जैसे नास्टाक और एनाबिना। और कुछ बैक्टीरिया हानिकारक और लाभदायक होते हैं जैसे साल्मोनेला टाइफी, ये हानिकारक है और बच्चा जो है लैक्टोबैसिलस क्या होता है, लाभदायक होता है। तो आप इससे क्या समझे, जो यहां पे यू बैक्टीरिया के बारे में हमने लिखा है इसी को आपको याद रखना है। ठीक है, अब जो है एनसीईआरटी ने एक छोटी सी जो है बात लिखी है, क्या चीज बेटा, माइकोप्लाज्मा के बारे में। जो माइकोप्लाज्मा होता है, इस माइकोप्लाज्मा के बारे में उन्होंने जो है लिखा कि जो माइकोप्लाज्मा है ये भी क्या है, एक बैक्टीरिया है, लेकिन ये एक ऐसी बैक्टीरिया है जिसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं है और ये अपना आकार बदल सकता है। ये अपना जो है आकार और आकृति क्या कर सकता है, बदल सकता है। और खास बात है इसको ऑक्सीजन की जरूरत इससे जो है मतलब इसके अंदर सुनो ध्यान से, सेल वॉल नहीं है, इसे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। इसका जो आकार है फिक्स नहीं है, इसका आकार भी फिक्स नहीं है। और इसका जो साइज लगभग जो है 0.5 माइक्रोमीटर तक होता है। मतलब स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार का सबसे छोटा जीव जो है क्या है, माइकोप्लाज्मा है। क्लियर? चलो भाई, तो यहां तक जो है आपको बात समझ में आया होगा कि ये चीजें हैं। अब बात आती बच्चा जो है प्रोटिस्टा जगत की। मुनिरा जगत खत्म, प्रोटिस्टा जगत आएगा फिर। तो अब जो है प्रोटिस्टा जगत के बारे में 2-4-5 बातें हम लोगों को जानना है। जैसे देखिए, इसमें एक कोष की यूकैरियोटिक जीव आते हैं। पहली चीज, एक कोष की और प्लस यूकैरियोटिक। अब देखिए इसके अंतर्गत जो है क्राइसोफाइट,
डाइनोफ्लेजलेट, यूग्लिनॉइड, अवपंक कवक और जो है प्रोटोजोआ आते हैं। कुछ प्रोटिस्टा में पक्षमाभ भी पाया जाएगा और कुछ में कसाब पाए जाएंगे। पक्षमाभ एवं कसाब, सॉरी, दोनों चीजें पाई जाएंगी। और इसमें जो है जनन कैसा होगा, तो लैंगिक और अलैंगिक प्रकार का जो है जनन आपको देखने के लिए मिलेगा। इतनी बातें प्रोटिस्टा में आपको याद रखना है, यहीं से सवाल बनेगा। क्लियर? अब पहला वाला देखो यहां दिया है क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट को अलग से एनसीईआरटी ने समझाया है, तो मैंने इसके बारे में थोड़ी सी बात जो है आपके लिए लेकर के अलग कर दिया हूं। जैसे इसमें डाइटम्स तथा सुनहरे शैवाल आते हैं। जो मैंने लिखा है ये चीज हम दिल और दिमाग में छाप लेना। इसमें डाइटम्स और सुनहरे शैवाल आते हैं, ये जल में पाए जाते हैं, ये जल में बहते रहते हैं। और डाइटम में कोशिका भित्ति साबुनदानी की तरह होती है, याद रखना। कोशिका भित्ति कैसी होगी, साबुनदानी की तरह होती है। और मृत डाइटम से जो है डाइटमी मृदा बनती है, याद रखना। जो मरे हुए डाइटम्स होते हैं उनसे क्या बनता है, डाइटमी मृदा बनती है। तो क्राइसोफाइट में इतनी बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद आता है बच्चा जो है डाइनोफ्लेजलेट। तो जो डाइनोफ्लेजलेट है, अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं देखिएगा ध्यान से। यह समुद्री व प्रकाश संश्लेषी होते हैं। पीले, हरे, भूरे, नीले और लाल होते हैं। कैसे होते हैं भाई, यह समुद्री है, प्रकाश संश्लेषी है, पीले, हरे, भूरे, नीले, लाल रंग के होते हैं। मैंने एक लाइन में 10 कम से कम इंफॉर्मेशन लिखी है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है बेटा, सेलुलोज की बनी होती है। इनमें कसाब 2 होते हैं, तो 2 कसाब होते हैं, एक लंबवत दूसरा जो है अनुप्रस्थ होगा। और इसकी वजह से लाल तरंगे उठती हैं, कहां पे, समुद्र के अंदर। और इसकी अधिक संख्या विष का रूप धारण करती है। मतलब अगर इसकी संख्या बहुत बढ़ गई, डाइनोफ्लेजलेट की संख्या अगर समुद्र के अंदर बढ़ गई, तो याद रखिएगा कि वो पानी क्या हो जाएगा, विषैला हो जाएगा। अब ज्यादा संख्या हो जाएगा तो जिससे समुद्री जीव मर जाते हैं, जैसे जो है गोनिया लैक्स। इसका एक एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी ने दिया है। तो 4-6 लाइन हमने लिखी बेटा इसके बारे में, यही बात तुम्हें याद रखनी है जो है डाइनोफ्लेजलेट के बारे में। क्लियर? अब बात आती है जो है आपकी इसकी यूग्लिनॉइड की। अब इसके बारे में देख लो, 2-4 बातें इसके बारे में याद रखना। ये कहां पाया जाएगा भाई, तो स्वच्छ स्थिर जल में। क्लियर? कोशिका भित्ति जो है पैलिकल की बनी होती है और यह लचीला होता है और 2 कसाब युक्त होता है। इसके अंदर कसाब कितने पाए जाएंगे, 2 पाए जाते हैं, एक छोटा और एक जो है बड़ा होता है। इस बात को आपको याद रखना है, एक छोटा कसाब होगा और एक जो है बड़ा कसाब होता है। ठीक है, चले, तो यहां तक बात आपको समझ में आ रही है। अब ये चीज समझा दिया। और एक खास बात की, ये सभी क्या होते हैं भैया, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल ही यूग्लिना होता है। यूग्लिनॉइड का एग्जांपल यूग्लिना। यहां पे एक तस्वीर है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो भाई, तो यहां तक बातें हमने कर लिया। अब बातें आती है जो अवपंक कवक की। इसकी आती है जो है अवपंक कवक की आती है। अब इसके बारे में देखो क्या क्या चीजें याद रखनी है। मृत पोषी प्रोटिस्टा होता है और सड़े गले पदार्थ का जो है भक्षण करता है। अनुकूल परिस्थिति में जो है प्लाज्मोडियम बनाता है। प्रतिकूल परिस्थिति में जो है बीजाणु युक्त फलन काय जो है बनाता है। बस 4 लाइन का इंफॉर्मेशन जो आपको याद रखना है। क्लियर? चलो भैया, यहां तक बात आपको समझ में आ गया। अब बात आती बच्चा जो है प्रोटोजोआ की। अगला बात देख लो ध्यान से, प्रोटोजोआ। तो यह परपोषी परभक्षी परजीवी प्राणी के पुरातन संबंधी हैं। देखो, परपोषी परभक्षी परजीवी प्राणी के जो है पुरातन संबंधी है। और प्रोटोजोआ के बच्चा कुछ प्रकार है, 4 प्रकार एनसीईआरटी ने जिक्र किया है, मैंने चारों लिख दिया है। अमीबीय प्रोटोजोआ, कसाबीय प्रोटोजोआ और पक्षमाभी प्रोटोजोआ और जो है स्पोरोजोआ जो है यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कुल टोटल कितने प्रोटोजोआ हैं, 4 प्रोटोजोआ हैं। क्लियर?
अब इसके बाद बेटा जो है हमको पढ़ना होता है किसके बारे में, जो है कवक के बारे में। चलिए अब हम लोग समझते हैं कवक के बारे में। अब हम लोगों ने इसको पढ़ लिया है प्रोटोजोआ। अब हम लोग देख लेते हैं कवक के बारे में। मैंने थोड़ा सा पहले से लिख रखा बेटा, जिसे जल्दी से मैं आपको समझा पाऊं। जैसे कवक की बात करते हैं तो कवक कैसा होता है, ये परजीवी होता है। क्या होता है, परजीवी होते हैं, मृतजीवी भी होते हैं। और इसके हम अगर आकार की और वह वास स्थान की बात करें तो इसमें एक बहुत बड़ी जो है भिन्नता ये दर्शाते हैं। मतलब आकार भी अलग अलग है और इनके वास स्थान भी जो है एकदम अलग अलग होते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल दिया हुआ था एनसीईआरटी ने मशरूम और कुकुरमुत्ता के बारे में। मशरूम और कुकुरमुत्ता क्या है, ये भी एक कवक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। और एक कोशिकीय फंजाई की बात करें, अगर एक कोशिकीय कवक की बात करें तो याद रखना बहुत से ऐसे जो है कवक हैं जो हमारे लिए हानिकारक हैं और बहुत ऐसे कवक हैं जो हमारे लिए लाभदायक हैं। तो यहाँ पे जैसे देखिए एक कोशिकीय कवक जो होता है, एक जिसका नाम बेटा ईस्ट होता है, और ईस्ट की सहायता से हम लोग रोटी प्लस बियर बनाने का काम जो है करते हैं। और उसी के साथ में देखिए पेनिसिलियम, ये भी बेटा जो है भाई इससे क्या बनाते हैं हम लोग, जो है एंटीबायोटिक का जो है निर्माण किया जाता है। यहां तक बात समझ में आ गया। और अगर हम जनन की बात कर ले तो जनन में क्या होता है, कायिक जनन, खंडन, विखंडन और जो है मुकुलन प्रक्रिया के जरिए जो है इसमें जनन आपको देखने के लिए आसानी से मिल जाता है। अब इतनी सारी बातें हम लोग जो है कवक के बारे में देख लिए। अब हमको जो बेटा पढ़ना होता है जिसको हम लोग कहते हैं पादप जगत। ठीक है, पादप जगत की बात करें तो इस पादप जगत में क्या क्या चीजें हमको देखने के लिए मिलेंगी। जैसे इस प्लांट किंगडम की बात करें, अगर हम थोड़ा सा ध्यान सुनना, अगर हम क्या कह रहे हैं, इस प्लांट किंगडम की हम बात करें तो इसमें जो जीव आता है वो कैसा होता है, क्या वो प्रोकैरियोटिक होगा या यूकैरियोटिक, तो आपको पता है यूकैरियोटिक होता है। ठीक है, कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। पादप जगत में जो है क्या होते हैं, यूकैरियोटिक जो है जीव समांतर जो है प्रेजेंट होता है। और इसमें दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी इसके पास बेटा, सेल वॉल होगा कि नहीं, तो कहोगे यस सर सेल वॉल जो है होगा। क्लोरोफिल होगा कि नहीं, क्लोरोफिल जो है इसके अंदर होगा कि नहीं, कहोगे यस सर होगा। और समान तौर पे इनकी पत्तियों के अंदर जो है प्रेजेंट होता है। कहां पे प्रेजेंट होगा, लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये जो है बेटा कैसे होते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फोटो सिंथेसिस जो है ये कर सकते हैं। और जब ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं तो इसका मतलब ये क्या हो गए, ऑटोट्रॉफिक, मतलब जो है क्या हो गए भैया, स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कीट भक्षी होते हैं, कीट भक्षी भी होते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कीट भक्षी हमको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहां तक आपको बात समझ में आया होगा। चले, तो ये चीज हमने समझा दिया, छोटा सा कंसेप्ट बेटा। फिर इसके बाद आती है बात जो है हमारा किसका, जो है जंतु जगत की। अब अगर हम एनिमेलिया किंगडम की बात करें तो इसमें जो जीव होता है बेटा वो कैसा होता है, तो आप कहेंगे सर ये तो यूकैरियोटिक होते हैं और प्लस जो है परपोषी होते हैं। ठीक है, और ये जो है इनके अंदर जो है क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल जो है इसमें क्या होता है, नहीं होता है। क्लोरोफिल जो है इसमें नहीं पाया जाता है। बहुत बड़ी जो है भिन्नता दर्शाते हैं। क्या करते हैं, जो है विभिन्नताएं जो है दर्शाते हैं। बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा जो है ये विभिन्नताओं को जो है दर्शाते हैं। ठीक है, चलो भाई। और ये जो है पूरे किंगडम में जो हमने 5 किंगडम 6 किंगडम आपको पढ़ाया है, सबसे जटिल प्राणी होते हैं। क्या होते हैं, जो है जटिल प्राणी हैं, जटिल प्राणी होते हैं। क्लियर, तो सभी क्या होते हैं भैया, जटिल प्राणी जो है एकदम होते हैं। और सभी में कम से क्या होता है, जो एनिमल किंगडम है बेटा, एनिमल किंगडम में लैंगिक द्विरूपता आपको देखने के लिए सामान्य तौर पे मिलेगी। क्या मिलेगा, लैंगिक द्विरूपता, मतलब कि नर और मादा अलग अलग होंगे। ठीक है,
नर और मादा क्या होंगे, बिल्कुल बेटा जो है अलग अलग होते हैं। और जब लैंगिक द्विरूपता दर्शाएंगे तो कौन सा जनन करेंगे भाई, तो हम लोग कह सकते हैं जो है जनन कौन सा करेंगे, लैंगिक जनन जो है करते हैं। चलो भैया ये बात भी हमने आपको समझा दिया। तो इतना छोटा सा इंफॉर्मेशन जो बेटा जो है क्या करना आपको याद रखना है एनिमल किंगडम के बारे में। जब इतना सारा चीज हम लोग पढ़ लेते हैं तो लास्ट में एनसीईआरटी हमसे बात करती है वायरस के बारे में। वायरस बेटा क्या है, सुनना ध्यान से, ये लिविंग और बेटा जो है ये नॉन लिविंग के बीच का क्या है, लिंक है। क्या है, लिंक है। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का क्या है, लिंक है। ये किससे बना होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन का बच्चा बना होता है। न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। मतलब बेटा ये दो चीजों से, प्रोटीन प्लस जो है न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। न्यूक्लिक एसिड इसमें दो टाइप के हो सकते हैं, मतलब दो में से कोई एक होगा। सुनना ध्यान से, एक होता है वायरस कैसा होता है वो समझो, प्रोटीन का होगा प्लस या उसके साथ डीएनए होगा, या दूसरा कंडीशन होगा प्रोटीन प्लस आरएनए। कोई वायरस आपको ऐसा नहीं देखने के लिए मिलेगा कि वो प्रोटीन और प्लस जो है उसके अंदर डीएनए हो और प्लस जो है आरएनए हो। ऐसा वायरस होता ही नहीं है, ऐसा वायरस जो है होता ही नहीं है। तो वायरस के अंदर क्या होगा, या तो जो है डीएनए होता है या तो जो है क्या होता है बेटा आरएनए होता है। वो एक ही टाइप की चीज उसके अंदर जो है प्रेजेंट होता है। और वायरस जो है 5 जगत पद्धति का जो है अपवाद है। इसका अपवाद भैया 5 किंगडम सिस्टम का, 5 किंगडम सिस्टम का जो है अपवाद है। वायरस बेटा जो है सेल थ्योरी का भी अपवाद है, जो है कोशिका सिद्धांत का भी यह अपवाद है, क्योंकि इसके अंदर कोशिका ही नहीं है, यह अकोशिकीय है। क्या है, अकोशिकीय होता है। क्लियर। कुछ बातें यहां पे हमने लिखी है वायरस के बारे में, देखो क्या लिखा है। पहला, 1892 में जो है इवानोव्स्की ने क्या किया, तंबाकू के पौधों में बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म कण की खोज की, जिसे फिल्टर से भी नहीं रोका जा सकता था। और कौन खोजा था बच्चा, टीएमवी। कौन सा वायरस की खोज हुई थी, टीएमवी। तो वायरस की खोज किसने किया, जो है इवानोव्स्की ने किया। ठीक है। और किस पे किया, तंबाकू के पौधों में बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म कण की खोज की, जिसे फिल्टर से भी नहीं रोका जा सकता था। फिल्टर से तो बैक्टीरिया रोक लेंगे, फिल्टर पेपर से क्या करेंगे, बैक्टीरिया को रोक सकते हैं, वायरस नहीं। तो इन्होंने इसकी खोज की। फिर 1898 की बात करें अगर, मार्टिनस बेजरिंग की बात करें, तो वायरस शब्द का जो इसने प्रयोग किया और इसे जो है संक्रामक जीवित तरल के नाम से जो है पुकारा। ये भी याद रखना, संक्रामक जीवित तरल किसके लिए कहा जाता है, वायरस के लिए। और वायरस शब्द किसने दिया, भैया इसने दिया था। तो कुछ बातें हमने यहाँ पे देखिए वायरस के बारे में लिखी है आपको, इसे आपको जो है ध्यान से याद रखना है। ठीक है। चलिए, तो 5 फैक्ट मैंने वायरस के बारे में लिख रखा है, उसको आप जो है याद रखिएगा। अब जो वायरस का जो है सामान्य लक्षण जो होता है, मतलब वायरस के पास 2 टाइप का लक्षण होता है। वायरस जो है सजीव का भी लक्षण रखता है और वायरस जो है निर्जीव का भी लक्षण रखता है अपने अंदर। तो उस दोनों चीज को मैंने यहाँ पे जो बेटा लिख रखा है, इसको आप जो है एक बार रीड कर लेंगे। मैं हट जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके जो है सेम चीजों को आपको पढ़ लेना है। ठीक है। चले, तो वायरस के जो है सजीव लक्षण यहाँ पे 5 है, और वायरस के जो है निर्जीव लक्षण यहाँ पे जो है 5 दिए हुए हैं। क्लियर। अगर हम वायरस के आकार और आकृति की बात करें, तो वायरस की आकार और आकृति बेटा बिल्कुल अलग अलग होता है। वायरस को पिकोग्राम में मापा जाता है, इस बात को भी जो है याद रखिएगा। ठीक है। देख लो, सभी वायरस कैसे हैं, सब अलग अलग हैं, ये सब वायरस हैं। ठीक है। अब ये देखिए ध्यान से, वायरस की जो संरचना, एक वायरस को हमने संरचना के रूप में लिया है और ये बच्चा जो है निपे वायरस है। ठीक है। इसको देखिए ध्यान से। अब इसकी एक एग्जाम्पल हम लिया, कैसा दिख रहा है इसके अंदर। ठीक है। चलिए, तो ये बात भी हमने आपको समझा दिया। एक शब्द है सवाल, कैप्सिड बेटा। कैप्सिड बार बार जो है आपसे पूछा जाएगा कि कैप्सिड क्या है। तो वायरस के ऊपर जो प्रोटीन का लेयर होता है उसी का नाम कैप्सिड होता है, बात खत्म।
वायरस के ऊपर जो प्रोटीन का एक लेयर होता है उसी को कहते हैं कैप्सिड, और कैप्सिड की जो इकाई होती है कैप्सोमियर्स होता है। यहाँ पे देखिए ये जो छोटा छोटा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये एक यूनिट, ये देखो पूरा लेयर क्या दिखाया गया है, कैप्सिड, और इसके अंदर जो एक छोटी सी इकाई है उसका नाम है कैप्सोमियर्स। तो कैप्सिड वायरस के ऊपर प्रोटीन का लेयर होता है और उसकी इकाई क्या होता है, कैप्सोमियर्स होता है। क्लियर। अब जो वायरस होता है ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन मैं इसको फिर भी आपको दे रहा हूं क्योंकि नर्सिंग एप्टीट्यूड में सवाल पूछता है और बायोलॉजी में पूछेगा क्लास 12 वाले हिस्से से। तो मानव में विषाणु के द्वारा होने वाले रोग एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं। आपको यहां पे देखिए जो है, जैसे सामान्य सर्दी रहीनो वायरस से होता है, प्रभावित अंग क्या है, श्वसन मार्ग। ऐसे करके हमने कई बीमारियों का जिक्र किया है, आपको जो एकदम अच्छे से चार्ट बना के याद रखना है। ठीक है, चलो अब देखो ये सब देख लिए ना। अब देखो जंतुओं में विषाणु द्वारा होने वाले रोग, तो जंतु में कौन कौन से रोग होते हैं वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है एकदम शॉर्ट में, अच्छे से इसको जो आप कर लीजिएगा। एनसीईआरटी ने दिया नहीं है, लेकिन मैं फिर बता रहा हूं आपको याद रखना है बेटा। क्या करना है, याद रखना है चार्ट बना करके। अब एक सवाल है बैक्टीरियोफेज, क्या होता है बैक्टीरियोफेज? बेटा ऐसे वायरस, सुनना ध्यान से, ऐसे वायरस जो किसके ऊपर अटैक करते हैं, बैक्टीरिया के ऊपर, उन्हें हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाले वायरसों को क्या कहेंगे, बैक्टीरियोफेज के नाम से जानते हैं। और गंगा का पानी बैक्टीरियोफेज की वजह से जो बच्चा क्या होता है, खराब नहीं होता है, ये इसका वैज्ञानिक कारण है। और धार्मिक कारण के बारे में कोनो प्रमाण नहीं है। देखिए यहाँ पे तस्वीर, ये बैक्टीरियोफेज बेटा, ये बैक्टीरियोफेज है। ये क्या कर रहे हैं, ये सब बैक्टीरिया के ऊपर अटैक कर रहे हैं और बैक्टीरिया को अटैक करके मार डालते हैं। तो बैक्टीरिया को मार डालेंगे तो बैक्टीरिया चिल्लाएगा मार डाला रे, ऐसे चिल्लाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? ये देखो इमेज, इतना मस्त इमेज दिया है बेटा। ठीक, चलो भाई तो समझा दिया। अब वायरस का जो है कुछ आर्थिक महत्व होता है, वायरस के क्या होते हैं, कुछ अपने जो है आर्थिक महत्व हैं। अब इस चीज को आपको ध्यान से देखना है। तो आर्थिक महत्व भी हमने लिख दिया है। हालांकि ऐसा चीज जो है आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लेकर आया हूं। तो आप जो है एक बार जरूर इसको जो है देख लीजिएगा। ठीक है, जरूर जरूर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, चलो भैया अब वायरस के जो है आर्थिक महत्व भी समझा दिए, बात खत्म। वायराइड्स के बारे में दिया हुआ था, वो भी हमने यहां पे लिख के दे दिया आपको। चलो भाई वायराइड्स देख लीजिएगा एक बार। प्रियॉन्स ये है, ठीक है, और इसके ऊपर बस ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है बेटा। ठीक है, यहीं पे जो है खत्म हो जाता है। तो इसको जो है बहुत गहराई से इस चीज को हम लोगों ने जाना समझा। जहां जहां से सवाल बन सकता था वो हर चीज बता दिया। जिस जिस पॉइंट से सवाल बन सकता था उस हर एक चीज को हमने जो है बता दिया है कि कैसे कैसे क्यों ऐसा होता है। ठीक है, एक बार पूरा पढ़िएगा और पूरा जितना एमसीक्यू करा रहे हैं उसको पूरा करिएगा, 100% निकल जाएगा नर्सिंग एग्जाम। ठीक है, चले तो अब इस पे हम लोग बहुत जल्दी ही जो है 100 एमसीक्यू करेंगे। इस पे एक बार 100 एमसीक्यू करा दिए ना, आपके दिमाग में 100% छप जाएगा। इस साल का सवाल पूछ सकता है, का इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बस चलिए, तो अब हम जो है मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।